हाय नाज, हाय ईशा, हिमानी, हरमन। तो जो हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर हुआ था वो बहुत बच्चों ने नहीं लगाया, मेजोरिटी ने, तो वो सारा ही आज कवर होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके। जब बात आती है पार्टनरशिप एक्ट की, तो अगर मैं ये बात बोल दूं कि यार पार्टनरशिप इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं ये बात बोल के रख दूं कि पार्टनरशिप इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपके मन में बहुत सवाल आएंगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप, ये कब से हो गया? ठीक है, तो मैं कहूंगी यार जब मैंने आपको बोला कि आ जाओ यार दोनों जाने मिलके काम कर लेते हैं, तो मैंने किया तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही आपके साथ। इस बात में कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए कि यार पार्टनरशिप इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इंडीड इज। इसको कैसे लिया जाता है? हुआ पता क्या, पहले ना हमारे पास एक एक्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हमने कल आउट करके निकाल के साइड पे रख दिया पार्टनरशिप एक्ट। रीजन आया हुआ है बिकॉज ना हमारे पास एक सिस्टम था विच वाज सोल ट्रेड बिजनेस। सोल ट्रेड बिजनेस नाम का सोल ट्रेड बिजनेस, व्हाट वाज इट? आई मीन मैं अकेले काम कर रही हूँ, इट इज सोल ट्रेड बिजनेस, आप अकेले काम कर रहे हो, सोल ट्रेड बिजनेस यार। तो सोल ट्रेड बिजनेस एक जाने के द्वारा करे जाने वाला काम। तो जब सोल ट्रेड बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ चुका था और लोग डरते थे कि यार इस बंदे पे विश्वास करा जाए क्या, साथ वाले के पास, मेरे पास ना दिमाग है, मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरे वाले पास पैसा है, उसके पास दिमाग नहीं है, यार क्या करें? या हो सकता है मेरे पास 1 लाख हो, आपके पास 1 लाख हो, 1 लाख से काम चल नहीं सकता, ना आपका ना मेरा, 2 लाख से कुछ हो सकता है, दोनों इकट्ठे जोड़ दिए जाए तो पक्का कुछ हो जाएगा। ठीक है। या जैसे हम जानते हैं ऑल द रिच पीपल दे हैव हायर्ड ब्रेन्स। ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है अपने अंडर, मतलब दे हैव हायर्ड ब्रेन्स। क्यों जरूरत है ब्रेन्स की? या ब्रेन को एक खरीद लो, एम्प्लॉय कर लो अपने अंदर। दूसरी चीज क्या है आपके पास, यहाँ पार्टनरशिप में आ जाओ। दो ही चीजें हैं, या आप एम्प्लॉयर बन जाओ या पार्टनर बन जाओ। ठीक है, कि यार इस बंदे के पास बड़ा दिमाग है, इस बंदे के पास बड़ा पैसा है, मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ, मैं इसको फलाना कुछ भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हो क्या गया, सोल ट्रेड बिजनेस से ना अपने को बाहर निकलना बहुत जरूरी था। क्यों निकलना जरूरी था? क्योंकि हर बंदे पास पैसा नहीं था, हर बंदे पास दिमाग नहीं था। हमें लगा हमारे इंडिया में बिजनेस फ्लरिश कब करेगा, अगर यार ये दोनों चीजें मिल जाए और लोगों को पता लगे कि यार वो साथ में रह के भी काम कर सकते हैं, और साथ में रह के काम तो कर ही सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके राइट्स की गारंटी हमारी है। हम आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे अगर आप दोनों जाने मिलकर एक दूसरे पे विश्वास करके साथ में काम कर लेते हो तो। ठीक है, दैट इज वाई वी डिसाइडेड कि यार हमारे को थोड़ा ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा पार्टनरशिप के लॉज के बारे में। ठीक है, फिर हमने धीरे धीरे रियलाइज करा कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बैठा है एक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हजारों चीजें डेल्ट विद है। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 का था, उसने बोल दिया देखो मैं तो देखो बहुत सारी चीजों की बात करूंगा, मैं प्लेज की बात करूंगा, मैं बेलमेंट की बात करूंगा, मैं एजेंसी की बात करूंगा, मैं गारंटी की बात करूंगा, मैं सेल की बात करूंगा, सेल ऑफ गुड्स की, साथ में पार्टनरशिप की भी मैं बात करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सबकी बातें मैं करूंगा। कौन बोल रहा है ये बात? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा था ना। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतनी सारी चीजें दे रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली यार इतनी सारी चीजों को जब आप कवर करते हो तो आप मास्टर सबके नहीं हो सकते ना, तो आप सबके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तो नहीं बता पाओगे। बताता था, लेकिन दिक्कत क्या होने लग गई, हमें रियलाइजेशन हो गया कि यार सबसे पहले हमें रियलाइजेशन हुआ इसका रियलाइजेशन हमें हुआ 1930 में। हमने इसको अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स को बोला तू पार्टनरशिप से, तू इससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर निकल, तेरे को अलग से खड़ा करते हैं। व्हाई डिड वी से दैट? बिकॉज हमें इतना रियलाइज हो गया कि यार अनपेड सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज की बात ही नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक बंदा जिसको पैसे नहीं मिले, उसने सेल कर दी, ठीक है, उसको पैसे नहीं मिले, अब उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसफिशिएंट है, इनकेपेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेल में एडवांसमेंट हुई है, लोग इतना ज्यादा ऑफन ट्रेडिंग में लग गए हैं कि यार इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होने बहुत जरूरी हो गए हैं। हमने क्या करा, हमने सोच लिया कि ठीक है यार, एक काम करते हैं, इसे अलग सेट ऑफ रूल्स बना देते हैं। 1930 में इसको पूरे आईसीए से कल आउट करके हमने बना दिया अलग एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आप लोग देख चुके हैं। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना तो दिया, फिर आगे जी हमारे को रियलाइजेशन हुई यार ये भी जो है ना पार्टनरशिप, इसके प्रोविजंस भी ना डिटेल्ड में नहीं है। डिटेल में हमें क्यों नहीं लगे? हमें ऐसा लगा कि यार हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ये क्या कहता है, ये कहता है देखो कि मैं आपको बताता हूं कि आपने इसके साथ कैसे करना है, इसके साथ कैसे करना है। भाई रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं है। पुराने वाले में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब था ना पार्टनरशिप, वहां पे बताता नहीं था रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कैसे करवाओ। ठीक है, होनी अगर नहीं कराते तो क्या नुकसान है। कितनी सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे को आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग नीड लगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्लीज एक एक स्टूडेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक जना उधर हो जाए। हाँ जी, तो हम वैभव भी, हाँ, तो जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन था पुराने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था ही नहीं। हमें इतना रियलाइज हो गया कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना पार्टनरशिप को पूरी डिटेल में नहीं बता पा रहा है, इनसफिशिएंट रह रहा है। तो हमने क्या सोचा कि हम एक काम करेंगे तमन्ना, हम एक काम करेंगे, हम एक नया एक्ट ही लाके खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारा सेल ऑफ गुड सक्सेसफुल हो गया जी। हमने सोगा बनाया था 1930 में, वो सक्सेसफुल हो गया है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक नया एक्ट पार्टनरशिप का लाके भी खड़ा कर सकते हैं। तो 1932 में हमने पार्टनरशिप को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कर दिया अलग। ठीक है, रीजन समझ आया अलग क्यों करा? क्योंकि हमें लगा जी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बता पा रहे, कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में नहीं बता पा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बता रहा, और साथ में हमें बहुत सारी चीजें नई, एडवांसमेंट इतनी हो गई सोसाइटी में कि बहुत सारी चीजें नई ऐड करने की जरूरत पड़ गई है। अब सब नई चीजें ऐड करते जाएंगे तो यार बढ़ता जाएगा, इसका खलेरा बढ़ता जाएगा। इसका खलेरा डालने के लिए मैं पूरे पार्टनर, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, सर बाद में करा दूंगी भैया मैं। तो हमें रियलाइज हुआ कि यार पार्टनरशिप को अगर डिटेल में डिस्कस करने के लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट के चीथे उड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुसाना पड़ेगा। तो इतना सारा खलेरा हम डाले तो डाले कैसे? तो हमने सोचा चले काम करते, इसको अलग रखते हैं, अलग में जितनी मर्जी अमेंडमेंट करते रहेंगे फिर, क्योंकि एडवांसमेंट तो हो गई है, करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, नए में नए एक्ट ही बना देते हैं। ठीक है जी। अब जो पार्टनरशिप था ना, वो था चैप्टर नंबर 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर नंबर 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था हमारा पार्टनरशिप एक्ट, और जो हमारा सेल ऑफ गुड्स था वो चैप्टर नंबर 7 था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट नहीं है, उसमें ना कुछ सेक्शंस खाली, कुछ जगह खाली पड़ी है, रिपील्ड 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 कितने सारे प्रोविजंस। वो रिपील्ड कौन से हैं? जो ये और ये जो वहां से निकाल दिए गए हैं, ये वो रिपील्ड पोर्शन है जिनको हम आज पढ़ने लगे हैं। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। ठीक है, इसके सेक्शन थे हमारे पास 239 टू 266, 239 टू 266 था पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, है ना। और सोगा था हमारा 76 टू 123। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 76 टू 123 बात करता था सेल ऑफ गुड्स की। अब हुआ क्या? अब देखो ना, अब वाले पार्टनरशिप में 74 सेक्शंस हैं। देखो कितने से थे, 30-40, अब उठा के कर दिए गए 74। तो आप देखो इसको कितना ज्यादा हमने तोड़ना था, मरोड़ना था, इतना सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रख के कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। इसमें हमारे 62 से 62 63 66 सेक्शंस सेल ऑफ गुड्स में। पहले थे हमारे बहुत ही लिमिटेड, 50 45 40 40 50 के बीच, और अब कर दिए गए 66। तो काफी कुछ नया ऐड करा गया।
पुराने में पॉसिबल नहीं था, इसलिए कहते हैं जी अलग रखो ऐसी चीजों को जिसमें बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गई हैं. I hope you all understand the why, the reason of bringing Partnership Act into being. ठीक है everyone? अब आपको मैं एक दूंगी, पहले फर्स्ट जो हमने अभी डिस्कशन करी है उसका पैराग्राफ एक. आप लोग को एक क्या कर सकते हो, लाइक this can work for you, this works for me, कि जो भी डिक्टेशन पोर्शन होता है ना उसको अलग पेन से लिख लिया, क्योंकि बाकी मेरा रख ले रहा है जो मैंने अपने लिए डाला. यस प्लीज. जो भी आप करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है आप डिक्टेशन अलग से लिखना चाहते हो, अगर आपको लगता है आप डिक्टेशन अलग से लिखना चाहते हो, गुड इनफ, विद अ डिफरेंट पेन, और यू आर एबल टू रेकन आप खुद लिखते ही नहीं हो, आप एटी का तो डिक्टेशन का, तो फिर तो एक ही कलर से लिख लो. ठीक है, ओके, प्लीज स्टार्ट राइटिंग. Partnership is a form of business organization. Partnership is a form of business organization where two or more persons join together for jointly carrying on some business. For jointly carrying on some business. Full stop. It is an improvement over sole trade business. It is an improvement over sole trade business, where single individual with his own resources, skill and effort. Single person with his own resources, skill and effort carries on his own business. Full stop. Due to the limitation of resources, of only a single person, due to the limitation of resources of only a single person being involved, in the sole trade business, a large business requiring more investment and resources than available to a sole trader, cannot be thought of in such a form of business organization. Stop. In partnership,
On the other hand, in partnership, comma, on the other hand, a number of persons could pool. A number of persons could pool their resources. Could pool, P-O-O-L wala, to pool could pool their resources and efforts and could start a much larger business. And could start a much larger business. In case of loss, comma, the burden gets divided amongst various partners in a partnership. Next paragraph. Chapter 11 of ICA deals with partnership. Chapter 11 of ICA deals with partnership. Let's just see something. आपने कोई एक्ट देखा है ऐसा जिसकी 2 एनफोर्समेंट डेट्स हो? अभी तक इसके अलावा कोई नहीं है जो आज बताने लगे. हम नहीं मानते यार, यूजुअली किसी एक्ट की 2 रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हो सकता है कि मैं कहूं जी आधा यहाँ पे इस दिन कर लेना, आधा अब कर लेंगे. यूजुअली द आंसर इज नो. ठीक है. अब पार्टनरशिप एक्ट ने क्या करा, हमने बोल दिया यार एक काम करना, सारा का सारा पार्टनरशिप एक्ट ना 1 अक्टूबर 1932 से ना लागू कर दो. अक्टूबर 1932 से सारा पार्टनरशिप एक्ट लागू कर दो. लेकिन ना एक काम करना, एक सेक्शन को ना अबेयंस में रख लेना, होल्ड पे रख लेना. कौन से सेक्शन को होल्ड पे रखना है? हमने इन्होंने बोला सेक्शन नंबर 69 को ना आप उसको होल्ड पे रखना. सवाल आया क्यों जी? कहते हैं हम आपको ना बताते हैं सेक्शन नंबर 69 में ना हम आपको बताएंगे नॉन रजिस्ट्रेशन का असर, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. एक तरफ पहले पता क्या करा, सोचो आप लोग पार्टनरशिप में हो, सारे अपनी अपनी पार्टनरशिप में हो, और आपको ना सोए उठे रात को बोल दिया, आप सो के उठे हो और सुबह उठ के लॉ आ चुका है जो कहता है कि जिसने पार्टनरशिप की रजिस्ट्री नहीं ना करवा रखी उसको ये घाटा. तबाही हो जाएगी यार. यार हमें टाइम तो दिया होता है, आपने तो आज तक नहीं बोला कंपलसरी है, आपने तो आज तक बताया ही नहीं कि कोई नुकसान हो सकता है ना कराने का. हम तो अपनी तसल्ली के लिए लोग करा लेते थे जिन्होंने करानी थी. 90% लोग नहीं करा रहे थे क्योंकि कोई नुकसान ही नहीं था ना करवाने का. अब आप सोए उठो और आपको सारे जहान को पता लगेगा यार अब तो घाटा है यार ना कराने का, ये तो दिक्कत हो जाएगी. इसलिए उन्होंने सोचा कि यार हम काम करते हैं, इनको बता के रख देते हैं कि क्या क्या घाटे हैं और 1 साल दे देते हैं इनको करवाने के लिए, और लागू कर देंगे इसे बिल्कुल 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1933 को. सोचा 1 साल का टाइम जनरल पब्लिक को देते हैं ताकि सब लोग करा पाए, क्योंकि उनको पहले ना रिपरकशंस बता देते हैं. व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग योर फर्म. कि यार ए तानु भुगतना पैना है इफ यू डू नॉट गेट योर फर्म रजिस्टर्ड. अगर हमने उनको ये बता दिया दे कैन इलेक्ट फॉर देमसेल्व्स, है ना. उसके बाद कि यार उसके बाद भी वो करवाना चाहते हैं कि नहीं, क्या वो घाटा भुगतने के लिए तैयार है. अगर भुगतने के लिए तैयार है तो फिर तो ठीक ही है जी, नहीं है तो फिर फटाफट रजिस्ट्री करवा लेंगे, और रजिस्ट्री करवा लेंगे तो हमने तो लागू कर देना जी 1930 एग्जैक्टली 1 ईयर बाद से. कंटिन्यू राइटिंग. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Indian Partnership Act 1932 came into force on, yes please. Indian Partnership Act 1932 came into force on 1 October 1932
on 1st October 1932, full stop. Only section 69 of this act, only section 69 of this act came into force 1 year later, came into force 1 year later on 1st October 1933. This section talks about consequences of non-registration. This section talks about consequences of non-registration. You all are free to ask me any spellings, any meaning of all the words that I'm using in the class. चकना नहीं हैगा, that's fine. You can ask me anything. हो सकता है मेरी vocabulary ची problem होए, हो सकता है मैं ठीक तरह बोल नहीं पा रही, तनु convey नहीं कर पा रही. तुसी मेनू कोई भी spelling पूछ सकते हो, है ना? तो spelling दे नाल ना तुसी मेनू मतलब पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, whatever word I'm using. ठीक है everyone? Do not shy away. अब क्वेश्चन बना लो, why was 1 year's time period given? Why was 1 year's time period given before enacting section 69? Why was 1 year's time period given before enacting section 69? ठीक है, आंसर लिखो इसका. Question is, why was 1 year's time period given before enacting section 69? लिखे आंसर everybody. Before Partnership Act 1932, शांति हो जब एक सिग्नल बंद होता है. दिमाग सच में यार ऐसा लग रहा है ड्रिल दिमाग में मार रहे हैं. Before Partnership Act 1932 came into force, before Partnership Act 1932 came into force, there has been no provision for registration of firms. There has been no provision for registration of firms. Therefore, there has been no provision for registration of firms. Therefore, the firms generally, लिख लो मैं समझा दूंगी इसका मतलब, ठीक है? Therefore, the firms generally could not have filed any suit against the third party. Could not have filed any suit against the third party, full stop. Hence, a year's time, a year's time was given, to partnership firms and for establishment of registrar's office for the registration of the firms. Therefore, the date of enforcement of section 69 was postponed by 1 year, and it was held in abeyance
and it was held in abeyance, written on the board, and it was held in abeyance till 1st October 1933. Abeyance, it basically means withholding something. Okay, held in abeyance means किसी को withhold करके रखना, किसी चीज को आगे ना जाने देना. ठीक है, till 1st October 1933. What have I dictated? मैंने एक लाइन ना बीच में ऐसी लिखवाई है जो आपको समझ नहीं आई हो सकती, थर्ड पार्टी वाली, उसको समझ लेते हैं. तो बेसिकली पता है क्या है, इन्होंने बोल दिया यार देखो जो अब रजिस्टर्ड नहीं है ना, इस एक्ट के बाद बोल दिया जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, देख लेना फिर तुम लोग ना किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर पाओगे, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड नहीं हो. तुम्हारे कोई पैसे लेके भाग गया या तुमने उसे सामान सप्लाई करा, उसने पैसे नहीं दिए, करते रहना केस, नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम रजिस्टर्ड नहीं हो. इन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसा देखेंगे हम सेक्शन 69 में जाके कि क्या क्या और क्या इफेक्ट्स हैं यार. एक इफेक्ट तो ये बता दिया कि यार थर्ड पार्टी को सू नहीं कर पाओगे, इनकेपेबिलिटी हो गई. लेकिन पहले जब हमारा 1932 वाला एक्ट पिक्चर में नहीं आया था, जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था पार्टनरशिप एक्ट, तब तक ऐसा कुछ नहीं था. तब तक तो सीधा प्रोविजन था कि यार सूट तो फाइल कर ही पाओगे, जो मर्जी करो, अपने को रोकना, अपने को कोई मतलब नहीं है आपसे, रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं था. लेकिन जब से मतलब बनाया गया रजिस्ट्रेशन से, बोल दिया गया कि यार आपके लिए कंपलसरी है कि आप क्या करो, आप अपनी फर्म्स को रजिस्टर करवा लो, अगर नहीं करवाओगे तो ये भुगतोगे. यहां तक ठीक है. अभी ओवरव्यू है सिर्फ 69 का, क्योंकि हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं ना. यहां तक ठीक है एवरीबडी? कैन आई अज्यूम कि यहां तक सबको समझ आया है? ठीक है, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द प्रियम्बल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. Who all have the bare acts for once, if you could confirm? Who all have them? को हैगा इस टेबल पे 2 3 ने एक एक दे दो यार, दूसरे टेबल पे आ जाऊंगा वापस. प्लीज जिसे ले रहे हो उसको वापस कर देना यार, ठीक है. हाँ, रख मत लेना प्लीज. नहीं लेकिन वो वापस नहीं करेंगे, फिर करेंगे मैं बस आनी. चले आगे. ओके. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ब्रैकेट में लिख रखा है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1932. मतलब 1932 में बथेरे चीजें आई हैं जी, उसमें 9वां नंबर था इस एक्ट का. ठीक है जी. साइड पे लिखा है 8 अप्रैल 1932, प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था जी इस दिन. डेट ऑफ इनैक्टमेंट 19, देखो साइड पे जो लिखा होता है, ये तारीख जो लिखी है 8 अप्रैल 1932, दिस इज द डेट ऑफ इनैक्टमेंट. कंफ्यूजन क्या रहती है, इन्फोर्समेंट क्या है, इनैक्टमेंट क्या है? तो आपको याद रखना है जिस दिन एक बिल, एक एक्ट बनता है वो होता है इनैक्ट. जिस दिन एक बिल, एक एक्ट बनता है वो होता है इनैक्ट. और बिल किस दिन एक्ट बनता है? जिस दिन प्रेसिडेंट हाँ बोल देता है. तो जिस दिन प्रेसिडेंट हाँ बोलता है उस दिन बिल बन जाता है एक्ट, तो वो हो गया इनैक्ट. ये रहा जी एक्ट. तो जिस दिन बिल एक्ट बना था वो होगी इनैक्टमेंट डेट. और वो कौन सा दिन होता है? जिस दिन प्रेसिडेंट ने हाँ करी है जी. और प्रेसिडेंट ने हाँ करी है 8 अप्रैल को 1932. इजी, ठीक है. आगे बढ़िए. एनैक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड. प्रियम्बल जो होता है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे ऊपर वाली चीजें होती है ना, जो नाम होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल. एनी एक्ट, हर एक्ट में जो नाम है वो शॉर्ट टाइटल है. आप सेक्शन 1 पढ़ने जाते हो, सेक्शन 1 का पहला वर्ड भी शॉर्ट टाइटल होता है. कि नाम बताने लगे जी आपको, नाम क्या है इसका, है ना. तो नाम इज ऑलवेज कॉल्ड द शॉर्ट टाइटल ऑफ एनी एक्ट. ठीक है. देन नीचे आप देखते हो एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड, दिख रहा है. ये जो 3-4 वर्ड्स है ना, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, इसको आप बोलते हो प्रियम्बल. इसको आप बोलते हो प्रियम्बल. और जब प्रियम्बल के साथ नीचे
वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट वाली लाइन भी पढ़ ली जाए तो उसको क्यूमुलेटिवली हम बोल देते हैं लॉन्ग टाइटल. वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट की लाइन को जब प्रियम्बल के साथ पढ़ते हैं तो हम क्यूमुलेटिवली से बोल देते हैं लॉन्ग टाइटल, ऊपर वाला शॉर्ट टाइटल और प्रियम्बल वाली लाइन बीच वाली होती है. ठीक है. एंड एक्ट टू अब आ गया वर्ड्स यूज. आप बहुत सारे लोग ये देख चुके हैं पर जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनको इनका मतलब नहीं पता है. हर टीचर हर एक्ट स्टार्ट कराने से पहले प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स होते हैं उनका मतलब बताता है ना. तो बहुत बच्चे जिन्होंने पुराने एक्ट्स लगाए हैं उनको तो मतलब पता है, जिन्होंने नहीं लगाए उनके लिए मैं एक बार रिपीट करने लगी हूँ. ठीक है. हमारे पास प्रियम्बल में यूजुअली 4 वर्ड्स ही फिट करते हैं. हर एक्ट, इतने सारे एक्ट्स हैं हमारे पास, उसके प्रियम्बल्स में कुल मिला के 4 वर्ड्स ही फिट करते हैं. एंड पहला वर्ड होता है डिफाइन, दूसरा होता है अमेंड, तीसरा होता है कंसोलिडेट, चौथा होता है कोडिफाई. पहला वर्ड है डिफाइन. डिफाइन का मतलब सिर्फ डेफिनेशंस नहीं होता, बहुत नई चीजों को दे रहे हैं जी, उसको हम डिफाइन बोल देते हैं. इन लेमन लैंग्वेज हम जी आपको नया कुछ देने लगे हैं, डिफाइन कर रहे हैं जी. ठीक है. कुछ कुछ नया देने लगे. ठीक है. पुरानी चीज पढ़ी उसको मेंट करोगे, तो पढ़ा नहीं उसको मेंट क्या करोगे. तो हमारे पास तो पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था पहले. कहां पे पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट में ना यार. तो हम उसको उठा के मेंट करने लगे जी. हमने यहाँ पे 2 वर्ड यूज कर लिए कि कुछ तो नया नया देंगे और कुछ पुराने को मेंट करेंगे जी. ठीक है. मेक सेंस. व्हाई आर दीज 2 वर्ड्स यूज्ड इन द प्रीएम्बल? यहां तक ठीक है. ये बेसिकली प्रीफेस ऑफ एनी एक्ट होता है प्रीएम्बल ना. प्रीफेस ऑफ एनी एक्ट की आपको शक्ल से बताता हूँ कि मैं करने के वाला हूँ. बस पहले ये बताने वाला एक्ट, ये वाली बताने वाली लाइन होती है प्रीएम्बल. ठीक है एवरीबॉडी. अब 2 वर्ड्स और यूज होते हैं. एक वर्ड होता है कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का मतलब होता है जहां पे भी जिस एक्ट में भी आपको वर्ड कंसोलिडेट दिख जाता है, आपको इससे तुक्का लगाना होता है कि यार ये पक्का ना लगता ये एक्ट ना सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रख रहा है. सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रख रहा है मतलब ये एक्ट के लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं. वो टर्म है एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अपने आप में संपूर्ण. संपूर्ण है, कंप्लीट विद इन इटसेल्फ है. ठीक है. तो जब भी कोई वर्ड कोई एक्ट आप पढ़ते हो और उसके प्रियम्बल में लिखा होता है जी कंसोलिडेट, तो आपके दिमाग सीधा चलने लग जाता है कि यार ये अपने आप सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रख रहा है. सारी को लाके रख रहा है तो मतलब पूरा ही होगा, और पूरा होगा तो इसको हम एग्जॉस्टिव का टैग दे देंगे यार, यूजुअली दे देंगे. ठीक है. अब इस एक्ट में तो ये वर्ड यूज नहीं है. इस एक्ट में तो 2 ही वर्ड यूज है, डिफाइन और अमेंड. ठीक है. तो मतलब अपने आप में पूरा तो इसे नहीं बोल सकते यार, इसको इस कैटेगरी से निकालो जी बाहर. एग्जॉस्टिव की कैटेगरी से हम पार्टनरशिप को निकाल रहे हैं बाहर. ठीक है. लास्ट वर्ड आ गया कोडिफाई. अब हुआ क्या, जैसे सबसे पहले हमारे पास एंशिएंट हिंदू लॉ था. कोई बुक नहीं थी, कोई लॉ नहीं था. हमने ये करा, हमने बोला रुको जरा, इसको ना एक फॉर्मेट में लगाते हैं, सारा कुछ ना प्रॉपर फॉर्मेट में लगाते हैं. उस फॉर्मेट में ही अब एक बुक बना के देने लगे हम आपको, उसको कहते हैं कोडिफिकेशन प्रोसेस. तो कोडिफिकेशन प्रोसेस यही है. अगर किसी चीज की कोडिफिकेशन पहली बार हुई होती है उसको हम कोडिफाई बोल देते हैं. इजी. ठीक है. तो हम जब किसी चीज की पहली बार फॉर्मेटिंग करते हैं उसे हम कोडिफिकेशन बोल देते हैं, तो हो जाता है कोडिफाई. तो 4 वर्ड्स ही प्रीएम्बल में यूज होते हैं मेनली, और यहाँ पे सिर्फ 2 यूज है, डिफाइन और अमेंड. तो अपने को इतना समझ आ गया कि कुछ नया दे रहा है और कुछ पुराने को तोड़ मरोड़ के ला रहा है. बस दैट्स इट. यहाँ तक ठीक है. आ जाइए. एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप. अब एक्ट और कोड में अपने को फर्क पता है? बता दीजिए फटाफट. एक्ट बना है इनएक्ट से, कोड बना है कोडिफाई से, है ना. एक्ट बना है इनएक्ट वर्ड से. इनएक्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ा दिमाग लगाए, बहुत दिमाग लगाए, नई चीज लेकर आए हम. इनएक्टमेंट करी हमने एक. कोडिफिकेशन इज पढ़ा तो सर पहले था सब कुछ, है ना. हम लेकर उसको फॉर्मेट में लगा के दे रहे हैं, कम दिमाग लगा थोड़ा. दिस इज अ कोड. आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, अपने पास सब कुछ ऐसा सा पड़ा था, इसको हमने कोडिफाई कर दिया जी. ठीक है. कोडिफाई में हमारा थोड़ा कम दिमाग लगा, इनएक्ट में हमारा बड़ा दिमाग लगा जी. कोडिफाई में हमारा दिमाग कम लगा है, हम उसे बोल देते हैं कोड. कोडिफाई करा है. इनएक्टमेंट में हमारा बहुत दिमाग लगा है जी, इनएक्ट वर्ड एक्ट.
वो हो जाता है एक्ट, ठीक है। और साथ में कोड में मल्टीपल कैटेगरीज को केटर करा जाता है और एक्ट में एक स्पेसिफिक चीज को केटर करा जाता है। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन एन एक्ट एंड अ कोड। सवाल आता है क्या एक कोड के अंदर इनएक्टमेंट नहीं हो सकती? यार हुई तो थी, अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, वो एक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें दिमाग लगा होता है। निर्भया रेप केस के बाद 2013 अमेंडमेंट एक्ट आया, है तो वो कोड, लेकिन कोड के अंदर इनएक्टमेंट हुई सकती है। कोड जो पहले बन गया था उसके अंदर भी कुछ नई चीजों में दिमाग लगा के डाली जा सकती है, तो दैट इज एन इनएक्टमेंट इनसाइड कोड। सर बिल्कुल फंडा नहीं है कि यार कि कोड के अंदर इनएक्टमेंट नहीं हो सकती है। यहां तक ठीक है एवरीबॉडी? ऑलराइट। Consolidation would not be the right word. Codification would be would be the most appropriate word here. I'll tell you how. जैसे यजनावल की स्मृति है, ठीक है, उसमें ना सारे प्लीडिंग्स को लेकर रूल्स थे पहले पहले से ही, ठीक है, कि आपको बता रखा है प्लीडिंग कैसे करनी चाहिए, प्लेन कैसे बननी चाहिए। थोड़ा सा हमने इंग्लिश लॉ से चक्का, थोड़ा सा अपने अपने सारे शास्त्रों से चक्का उठा, मतलब उठा उठा के हमने क्या करा, हमने एक लॉ बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ तो था, सब्सटेंस था। अब अगर मैं इसको कंसोलिडेट वर्ड यूज कर दूंगी तो मैं कहना चाहूंगी कि सारे क्राइम्स एक जगह हैं। सारे क्राइम्स तो एक जगह नहीं है ना, सारे पीनल ऑफेंसेस, सारे ऑफेंसेस एक जगह नहीं है। इसलिए मैं इसके लिए कंसोलिडेट वर्ड ना यूज करके कोडिफाई वर्ड यूज कर रही हूँ। दैट इज द रीजन। कंसोलिडेट वर्ड यूज कर दूंगी तो मैं इसका एम्बिट बहुत वो कर दूंगी, लिमिट कर दूंगी कि यार मैंने सारे ऑफेंसेस को एक जगह डाल दिया, जबकि मैंने नहीं डाला। मैंने स्पेशल लॉज और लोकल लॉज को अपनी जगह रहने दिया, वैसे का वैसे ही रहने दिया। एहसास में कैसे मतलब एक्ट, वो तो आप देखो ना, आपको पता है शक्ल कैसे पहचाननी होती है? शक्ल पहचाननी होती है उसके नाम से। उसके नाम में एक्ट है तो इनएक्टमेंट। अच्छा, जिसके नाम में कोड है वो कोडिफिकेशन से आया है, उसमें एज कंपेयर टू इनएक्टमेंट इतना न्यू नहीं है। इनएक्टमेंट इज ऑलवेज वेरी फ्रेश, वी बिलीव इनएक्टमेंट इज समथिंग एक्सट्रीमली फ्रेश, which has obviously proper brains are being used to bring something into picture which was never existent, something like that, है ना। And code में we believe something was existent but it was supposedly scattered, it was supposedly lying in formats which were not properly formatted, basically something uncodified format and something like that. We believe कि तब उस चीज को आप जब मल्टीपल चीजों को एक जगह प्लेथोरा ऑफ कॉन्सेप्ट्स को एक जगह लाके फेंक देते हो तो वी बिलीव दैट वी हैव फॉर्म्ड द कोड नाउ, ठीक है। एंड वेयर दिस कुछ भी नहीं है यार, हमें अपना दिमाग लगा के चीज ऐसी बनानी पड़ेगी, देन वी कॉल इट एन एक्ट। दिस इज हाउ वी परसीव इट। और इसके नाम से ही मतलब निकालते हैं हम, कोडिफिकेशन से कोड निकाल दिया, इनएक्टमेंट से एक्ट निकाल दिया, ऐसे करके। कैन वी मूव अहेड एवरीवन? ठीक है, ओके। अब बारी आ गई यार, हम पढ़ तो रहे थे, एग्जॉस्टिविटी वर्ड पे हम आ चुके हैं, प्रियम्बल हमने देख लिया है। एग्जॉस्टिव वर्ड पढ़ते पढ़ते हमें लगा कि यार कोई और भी जगह है क्या पूरे एक्ट में जिससे पता लगता है ये एग्जॉस्टिव है कि नहीं है। एग्जॉस्टिव होने का मतलब अपने आप में पूरा, अभी मैंने बोला नहीं है जी पूरा। आप कहते हो श्रद्धा मैम दिस प्रूफ इज नॉट इनफ, आपने बोला ये वर्ड मिसिंग है, दिस इज नॉट इनफ, प्रूव अस वाया सम अदर मींस आल्सो दैट दिस इज नॉट कंप्लीट, ये एक्ट पूरा नहीं है। मैं बोलती हूँ उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज ई को। प्लीज रेफर टू सेक्शन 2 क्लॉज ई इन योर बेयर एक्ट। एवरीबॉडी प्लीज शेयर कर लें। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज ई, मे आई रीड इट प्लीज। Expressions used but not defined in this act and defined in Indian Contract Act shall have the meanings assigned to them in that act. That act is Contract Act here. इन्होंने बोला है जो सारी टर्म्स को मैं यूज करूंगा, पार्टनरशिप एक्ट कहता है मैं बहुत सारी टर्म्स को यूज करूंगा पर उनको ना मैं डिफाइन नहीं करूंगा बारी बारी। हर चीज को नहीं मैं डिफाइन करता रहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी, अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, जो भी वॉइडेबल क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको बारी बारी क्या है। तो अगर मेरे में यूज हो जाए ना ये टर्म कहीं पे भी, तो एक काम करना फटाफट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके मतलब देख लेना क्या है, जो मतलब वहां है वही मेरा है। हमारे को पार्टनरशिप एक्ट कहता है
ये एक्सप्रेशंस यूज जो मैंने किए हैं बट डिफाइन नहीं किए हैं, एंड डिफाइंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन कर रखे हैं. शैल हैव द मीनिंग्स असाइन टू देम इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इजी, कि जो मैं नहीं बता रहा हूं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर बता रहा है तो उसकी हेल्प लेके मुझे कंप्लीट कर लेना. इजी. हमारे को इतना समझ आ गया कि यार ये एक्ट हेल्प मांग रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो मतलब अपने आप में तो देखो कंप्लीट तो नहीं है. अगर कंप्लीट होता तो ये हेल्प मांगने की जरूरत ना होती इसे. यहाँ तक ठीक है. फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 3 पे. एक बार के लिए सेक्शन 3 पे, द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ आईसीए, ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन नंबर 1 to 75. सेक्शन 3 का द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ आईसीए, ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन नंबर 1 to 75. Save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this act shall continue to apply to firms. Let us understand, then we'll try to go to the bare meaning, bare act के मतलब. उन्होंने बोल दिया देखो हम ना आपको एक चीज बता देते हैं, वो चीज हम आपको क्या बताने लगे हैं कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 to 75 जो हैं उनको हमने यहाँ पे अनरिपील्ड प्रोविजंस की तरह ट्रीट करा है, क्योंकि आगे वाले जो हैं 75 ऑनवर्ड्स, 123 तक तो कल आउट हो गया, 124 रह गया, 124 ऑनवर्ड्स जो लास्ट वाले 266 to 238 तक जो हमारे पास पोर्शन बचा ना, वो बचा हमारे पास सेक्शन 124 to 238 और एक बचा 1 to 75. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शक्ल में ये बचा हुआ बस. ठीक है, जो ये है इनको हम जनरल प्रोविजंस बोलते हैं, और ये है स्पेसिफिक प्रोविजंस. जो जनरल वाले हैं वो सब पे लगते हैं, इन पे भी लगते थे, हर जगह लगते हैं. तो स्पेसिफिक वाले को किसी भी क्या ही लगेंगे, वो बड़े स्पेसिफिक यार, बेलमेंट को लेके ये कर लेना, फलाने को लेके ये कर लेना, इसको लेके ये कर लेना, जी ठीक है यहाँ तक ठीक है. लेकिन ये जो जनरल चीजें हैं सब पे लगनी है, तो हम जनरल वालों के साथ जाएंगे. बोल दिया जो जनरल चीजें हैं ना हम आपको बताने लगे हैं, सेक्शन अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे, एक तो डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन का देख लिया, उन्होंने बोल दिया बाकी जो सारे भी चीजें हैं 1 to 75 वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सॉरी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर एज सच लगेंगी, लेकिन तब नहीं लगेंगी अगर उनकी लड़ाई हो रही है पार्टनरशिप एक्ट के साथ. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैं पार्टनरशिप एक्ट हूं, मैंने बोल दिया कि यार मेरे पैन आप ना दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, जब आप जब मेरे साथ पार्टनरशिप मतलब दो लोग पार्टनरशिप में हो तो आप भाई सेम बिजनेस नहीं कर सकते दूसरे इंसान. मेक सेंस कि यार फिर पार्टनरशिप किस बात की हुई, अगर आपने मैंने आपके साथ भी मिठाई की दुकान चलानी है, अलग भी चलानी, मैं अलग का कमाई ज्यादा करवाऊंगी, मैं अपने सारे कस्टमर उधर भेजूंगी, मैं उतने जस्टिस कर नहीं पाऊंगी अपने पार्टनरशिप को. हमारे को पार्टनरशिप एक्ट ने बोल दिया एक काम करना, जब एक काम कर रहे हो ना पार्टनरशिप में तो वो काम अकेले नहीं करोगे. फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास आ गए, क्योंकि हमने बोला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या हो गया, मैंने फोन किया था क्या बोले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोल दिया कि यार एक इंसान को बिजनेस या ट्रेड करने से रोका नहीं जा सकता, इलीगल है ये वॉइड है. तो अब हो गई लड़ाई, अब पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है मुझे मैं रोकता हूँ आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है रोकना मना है. ये लड़ाई. अभी तो हमने बोला कि 1 to 75 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सारे लगा देने हैं, और वो लगाने लग जाएंगे तो पार्टनरशिप झूठा पड़ जाएगा, पार्टनरशिप को लात मारनी पड़ेगी. पार्टनरशिप एक्ट कहता है मुझे सिर्फ लात, मुझे आप लात नहीं मार सकते हो. ठीक है, अगर मेरी बात मान रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब तक मेरे साथ सिंक में है तब तक उसकी बात सुनना, जैसे ही वो मेरे अगेंस्ट बात बोलेगा तो मैं वहां नहीं. पार्टनरशिप में कहता है मैं ओवरराइड कर जाऊंगा जैसे ही लड़ाई करने के लिए कोई आ जाएगा. जब तक कोई मुझसे इनकंसिस्टेंट नहीं है, जब तक कोई मेरे से लड़ाई नहीं कर रहा है, तब तक तो मैं ठीक हूँ, तब तक मैं उसके साथ चलूंगा. जैसे ही मुझसे लड़ाई कर लेगा ना तो मैंने फिर बागी बन के खड़ा हो जाना है और मैं ही प्रिवेल करूंगा. नाउ लेट अस रीड सेक्शन नंबर 3. ठीक है, आ जाओ. द अनरिपील्ड प्रोविजंस दैट इज 1 to 75 ऑफ आईसीए. कॉमा वाला पोर्शन छोड़ देना. कॉमा वाला बहुत बार क्या होता है व्हेन वी रीड बेयर एक्ट्स, तो कॉमा वाले पोर्शन को स्किप करके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कॉमा वाले पोर्शन को बाद में देख लेंगे. ठीक है, आ जाओ. द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ आईसीए
शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म्स। बेसिक तो चीज यही है कि सारे अनरिपील्ड प्रोविजंस जो हैं आईसीए के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो पार्टनरशिप पे लगेंगे। नाउ रीड द कॉमा वाला पोर्शन। Save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this act. ये जो सेव वाला क्लॉज होता है वो बेसिकली एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज की तरह ट्रीट करता है। नॉन ऑब्स्टेंट की तरह नहीं मैं कहूंगी, इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, इसका ट्रीटमेंट लो आप, हाँ, एक्सेप्शन की तरह ही यू मे कॉल इट, राइट। सेविंग्स क्लॉज को इजी इंटरप्रिटेशन अगर मैं करना चाहूंगी, मैं कहूंगी जी इसको रहने देना, बस ऐसे ट्रीटेड लाइक दैट। एक्सेप्शन जैसे उन्होंने वर्ड यूज करा, और कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। अब एक्सेप्शन की तरह से ट्रीट करते हैं, एक्सेप्टिंग so far as they are inconsistent with the express provisions of this act. This act कौन है, हमें पार्टनरशिप बोला है कि वैसे तो सारा का सारा लगा देना, लेकिन एक्सेप्शन है तब ना लगाना जब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बस इजी। सारा का सारा लगा देना लेकिन तब ना लगाना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पे जब वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा जी, पार्टनरशिप एक्ट होता है, मेरे साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मेरे साथ बना के नहीं चल पाएगा। इजी, आगे चल सकते हैं। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट एग्जॉस्टिविटी। हेडिंग डालो चाहे एग्जॉस्टिव नेचर ऑफ द एक्ट या नॉन एग्जॉस्टिव नेचर डाल दो, रादर नॉन एग्जॉस्टिव नेचर ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। Provisions of Partnership Act. Provisions of Partnership Act. Read with Section 2 Clause E. Wherein Section 2 Clause E. Wherein it has been stated. Wherein it has been stated that in case certain terms have not been defined under the act, certain terms have not been defined under the act, then the definition given in Indian Contract Act will apply. Full stop. This is also read with section number 3. This is also read with section number 3 of the Act, which provides that unrepealed provisions of ICA, which provides that the unrepealed provisions of Indian Contract Act will apply Partnership Act 1932. Will apply to Partnership Act 1932, provided they are not inconsistent with the present provisions of Indian Partnership Act. They are not inconsistent with the present provisions of Indian Partnership Act. अब एक टर्म है जो आपको प्री में मिल सकती है या शॉर्ट नोट आ सकता है, उस टर्म का मतलब मैं आपको समझाती हूं। वो टर्म लिख लीजिए पहले।
कोई सेक्शन नहीं है दे रही इसका मैं, है ना, जनरली थोड़ा सा रेफरेंस है एक दो सेक्शंस का, लेकिन प्रॉपर सेक्शन में कोई टर्म यूज नहीं है, ठीक है. दिस टर्म इज डिलिक्टस पर्सोनम. डिलिक्टस पर्सोनम. अब हुआ क्या, जैसे एक पार्टनर था, दो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स में से या तीन थे, ऐसे ले लो, तीन जाने से गए, है ना. एक की होगी डेथ. जैसे उसकी डेथ हुई उसका एलआर आ गया पिक्चर में, उसका बेटा आगे बोलता है अब ये पार्टनरशिप का हिस्सा मैं हो गया. तीन पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की होगी डेथ. एक पार्टनर जिसकी डेथ हुई, साथ ही उसके एलर्ट्स पिक्चर में आके बोलते हैं यार अब तो ये पार्टनरशिप में हम पार्टनर हो गए ना ऑटोमेटिकली. सवाल आ गया जी, दादा बेड़ा गर्क हो जाएगा. व्हाई डू आई से दैट? हम मानते हैं कि हर इंसान केपेबल नहीं हो सकता. अगर मैंने मियरली आपको ये बोल दिया कि अपॉन द डेथ ऑफ दिस पर्सन ऑटोमेटिकली उसका बच्चा, उसका बेटा पिक्चर में आ जाएगा, तो हो सकता है उसका बेटा आके पिक्चर आपके सारे पार्टनरशिप का जुलूस निकाल दे, आपकी पार्टनरशिप सारी खराब करते, जो भी मेहनत करी आज तक सब कुछ रुइन करते, नालायक हो. क्या करोगे? तो यार इसलिए ना हम कुछ शर्तें लगते हैं. शर्तें क्या रखते हैं? हम बोलते हैं यार पार्टनरशिप का ना एक बहुत बेसिक रूल है, पार्टनरशिप ना हमेशा अग्रीमेंट से बनेगी, स्टेटस से नहीं बनेगी. स्टेटस क्या? इसका बेटा, इसकी बेटी, इसका भाई, इसकी बीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे स्टेटस है. स्टेटस से कभी पार्टनरशिप नहीं बनेगी. पार्टनरशिप जब भी बनेगी, अब वो बनेगी उसके आपके अग्रीमेंट से. अगर आप अग्री कर देते हो आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट ओके दिस पर्सन कम्स, उसका बेटा आता है बोलता है मैं पार्टनर, आप अग्री कर लेते हो, सारे पार्टनर्स रादर, वो हम देखेंगे सेक्शन 31 में कैसे कैसे नया पार्टनर की एंट्री होती है, ठीक है. जनरल रूल है कि सभी पार्टनर्स अग्री करते हैं तभी एक पार्टनर की एंट्री हो पाती है. और हमारा एक बेसिक रूल जो था वो हमें क्लियर हो गया कि सभी कि नया पार्टनर अग्रीमेंट से आता है, स्टेटस से नहीं. रीजन आ गया, कहते हैं कि एक कोई भी पार्टनर है ना यार, जो वो तीन काम करता है एक पार्टनरशिप में. वो तीन काम क्या करता है? पीएपी. पहला, पार्टनर तो है ही, एक पार्टनर सबका पार्टनर है. एजेंट, प्रिंसिपल. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बोला कि यार अच्छा आप में से हम सारे पार्टनर्स हैं, आप में से एक ने भी घाटा करा भुगतूंगी मैं भी साथ. जब हम एजेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टॉर्ट में भी, जब हम एजेंसी पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, तो हमें वाइकेरियस लायबिलिटी नाम की एक चीज मिलती है. वो क्या होती है? वाइकेरियस, कौन सी लाइबिलिटी होती है? तो बताओ, वाइकेरियस रीड करी जा रहे हो. मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट. यस. इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मैंने एक एजेंट ऑथराइज कर रखा था, उसको बोला था फलाने काम तू करेगा, और उसने उस काम में गड़बड़ी कर दी, मैं भी भुगतूंगी. मेरा एजेंट है या मेरा सर्वेंट है, मैं एज अ मास्टर भुगतूंगी, एज अ प्रिंसिपल भुगतूंगी. सिमिलर इज द केस विद पार्टनरशिप. माना जाता है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल्स हैं, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट्स हैं, और पार्टनर्स तो हैं ही, तो मतलब एक की गलती दूसरा भुगतेगा. तो हमारा डिलिक्टस पर्सोनम का मतलब है कि मैं आपको डिक्टेशन दूंगी, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कि हम मानते हैं कि यार हर पार्टनर के पास राइट है अपना पार्टनर चूज करने का, और अग्रीमेंट से चूज करे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका उसके बिहाफ पे एजेंसी का प्रिंसिपल वाइकेरियसली लायबल उसने भी होना है यार. इसलिए सभी पार्टनर्स को दिया जाता है, सब हाँ करो यार इस बंदे के लिए, ठीक है. अब सब हाँ करेंगे जब, तभी मैं नए बंदे को ला पाऊंगी, ठीक है. प्लीज राइट डाउन. दिस टर्म मीन्स दैट
This term means that every person has a right. This term means that every person has a right to choose or select their co-partners and no set of partners can take another partner into partnership without the consent of all the partners. We believe that, yeah, it is believed that whatever, that relationship of partners is of the most fiduciary character fiduciary का मतलब क्या होता है? विश्वासजनक, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप. ठीक है. मोस्ट क्या लिखा है मैंने? ऑफ मोस्ट ऐसे लिखा है. is of the most fiduciary character or of the most confidential manner and the features of mutual agency are to be taken care of. ब्रैकेट में डाल लो रेड विद सेक्शन 18, सेक्शन 25, सेक्शन 5 and section 31. Section 18, 25, 5 and 31. 18 और 25 में म्यूचुअल एजेंसी का रेफरेंस है. 5 में पार्टनर्स का अग्रीमेंट से बनने का रेफरेंस है. 31 में नए पार्टनर्स की एंट्री का रेफरेंस है. ठीक है. ओके. Now we move ahead. ठीक है. Now we move ahead to section number 4. मैं डेफिनेशन क्लॉज नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैंने कराना है जिस सेक्शन में वर्ड आएगा वहां से, जहां जहां पे वर्ड यूज होगा वहां से वापस जाते जाएंगे. डेफिनेशन क्लॉज है कितने डेफिनेशन? 4 तो हैं, बीच में से तीसरी किसी काम की नहीं है. ठीक है. चौथी वैसे किसी काम की नहीं है बट थोड़ी सी है. पहले 2 ही काम की है. ठीक है. पेपर में 2 ही आती है, ए और बी, और जहां जहां उनका रेफरेंस है वहां से लेके हम सीधा वापस पीछे चल जाएगा देखने के लिए. ओके. हेडिंग है चैप्टर 2. अच्छा, चैप्टर्स नंबर तो देख लेना कितने हैं. सारे को चैप्टर्स है कि नहीं 8, सेक्शंस है कि नहीं 74. okay? 74 sections, 8 chapters. This is the scheme of the act. ठीक है. 8 chapters में से let us just read out इंडेक्स में से पहले कि चैप्टर कौन कौन से हैं. ठीक है. सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी. एज यूजुअल हर किसी का होता है, हर किसी एक्ट का होता है, याद करने की जरूरत नहीं है. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ही है. लास्ट देख लो फटाफट. लास्ट है सप्लीमेंटल.
सप्लीमेंटल 8वां चैप्टर यही है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना, याद करना, पहले बीच वाले 6 को करेंगे याद, ठीक है। सेकंड चैप्टर कहता है यार पार्टनरशिप होती कैसी है, उसकी नेचर बताओ यार। सबसे पहले तो बेसिक चीज है, जो भी पार्टनरशिप है उसकी नेचर को समझेंगे, चैप्टर 2 है जी, ठीक है। थर्ड आ गया, अब पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो बता दो कैसा होता है। आपने बता दिया पार्टनरशिप क्या है, उसकी नेचर क्या है जी, सेकंड चैप्टर में आपने ये सब बता दिया। थर्ड चैप्टर में आगे उसका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा है। कहा है, सॉरी 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 एवरीबॉडी, टैकेट भूल जाओ मैंने जो बोला है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, सॉरी यार। चैप्टर 2 नेचर क्या है, चैप्टर 3 आपस में रिश्ता क्या है, चैप्टर 4 तीसरों के रिश्ता रिश्ता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 5, जो कहते हैं नए पार्टनर्स आएंगे उनका क्या करना है, या जो जा रहे हैं उनका क्या करना है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। उसके बाद आता है चैप्टर 6, नए गए आए गए तो देख लिया, अब पार्टनरशिप खत्म करनी है तो क्या करना है, चैप्टर 6। और लास्ट वाला है रजिस्ट्रेशन, वेरी इजी, लेट अस जस्ट रिकलेक्ट, लेट अस जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, लास्ट सप्लीमेंटल, खत्म। चैप्टर 2 पार्टनरशिप कैसी होती है यार, नेचर क्या है उसकी बता देते हैं हम आपको। नेक्स्ट चैप्टर 3 क्या है, आपस में रिश्ता बता दो कैसा होता है, आपस में ड्यूटीज बताओ इनकी, आपस में क्या क्या करना है इनको, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बता दो, ठीक है। उसके नेक्स्ट आप पार्टी नहीं आना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, उसका क्या करें। फिर उसके बाद हमने पूरी की पूरी फॉर्म ही खत्म करनी है, उसका क्या करना है। और लास्ट है जी रजिस्ट्रेशन, वो तो आपको याद रहेगा ही क्योंकि सेक्शन 69 वाला वहीं से पोर्शन स्टार्ट हो, इजी है, याद हो गए। रजिस्ट्रेशन डन, सॉरी इंडेक्स डन, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 को ना इन सॉलिट्यूड पढ़ना, इन सॉलिट्यूड में यानी कि अकेले में ना, अगर सॉलिट्यूड में पढ़ना चाहेंगे तो बेवकूफी है। सेक्शन 4 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है, सेक्शन 4 ना बहुत सारे भाई बंधुओं को साथ ले जाता है ना। इट ब्रिंग्स अलोंग लॉट ऑफ सेक्शंस, नॉट आई वुड नॉट से सेक्शन सेक्शन, बट हिंट्स ऑफ वेरियस सेक्शंस आर इन्वॉल्वड इन दिस सेक्शन। जैसे कि जब मैं आपको रीड कर रही हूँ बैर एक्ट, यू वुड फाइंड आउट कि यार ये बात समझाई नहीं गई है कहीं, तो मैं कहूंगी उसके लिए 18 और 25 में चल जाना। फिर मैं कहूंगी, फिर आप कहोगे यार इससे पूरा जवाब नहीं मिल रहा, फिर मैं कहूंगी एक काम करो आप 6 भी देख लो फिर साथ साथ, ठीक है। तो 3-4 सेक्शंस का रेफरेंस हमने लेके चलना है सेक्शन 4 के साथ साथ। एवरीबॉडी सेक्शन 4 ना हेडिंग पढ़ना सेक्शन 4 की एवरीबॉडी। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, ये चारों प्री के क्वेश्चन है। पार्टनर का डिफाइंड है, पार्टनरशिप का डिफाइंड है, फर्म का डिफाइंड है, फर्म नेम का डिफाइंड है, चारों ही प्री में पूछे जाते हैं और चारों ही सेक्शन 4 में है, 4 है 4 में, ठीक है। ओके, पार्टनरशिप, अब ना इसके एसेंशियल्स को सेग्रीगेट करते हैं सबसे पहले। पार्टनरशिप के एसेंशियल्स को वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट, यू कैन मार्क ऑन योर बैरक्स और इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट देम on your barracks only. I'm going to give you the dictation thing, but I would love if you could write everything cumulatively on your barracks only, है ना। कि आप क्या करें, आप जो भी एक चार्ट बनाते हैं ना, यहां से पढ़ना का क्लियर ही ना पड़े ना यार, सारे एसेंशियल्स को कल आउट करके एक अलग से डायग्राम सा बना के साइड में बना लिया, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेमोराइजिंग, है ना, ऑल द एसेंशियल्स। सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो सबसे पहला एसेंशियल जो मैं बोल दूंगी यार, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। सेकंड, हु हैव अग्रीड, मतलब क्या है, सेकंड एसेंशियल अग्रीमेंट
टू शेयर द प्रॉफिट्स। अच्छा, अग्रीमेंट किस चीज का है? शेयर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वर्ड, ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट एसेंशियल है बिजनेस होना चाहिए यार। एंड लास्ट है carried on by all or any of them acting for all। पता है क्या हुआ? आप कहते हो जी सारे हम पार्टनर्स तो हैं मैम, यू हैव एन एक्सपीरियंस, यू लीड इट ना। हमारे को सिर्फ प्रॉफिट देते रहना, हमारा इतना इतना बनता है, हमने अपना अपना सारा पैसा लगा दिया, पॉकेट मनी जितनी थी हमारी, है ना, हमने सारी लगा दी है। अब एक काम करना, आप ना प्लीज हमें प्रोवाइड करते रहना, ठीक है, पैसे पूसे, फेस आप बनो उसका सारा, मतलब यू लीड द डिपार्टमेंट। मगर ठीक है जी, अपन लीड कर लेने, ठीक है, पार्टनरशिप है उधर साड़ी, लेकिन आई एम द वन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। और you think ma'am, do not burden yourself, all of us will act, I don't mind, all of us are partners, we can act together as well, है ना। हम सारे एक साथ एक्ट करने लग जाते हैं, या मैं आपके सबके बिहाफ पे एक्ट करने लग जाती हूँ। हम मानते हैं कि दोनों तरीके से, चाहे शक्ल से लग रहा होगा कि ये पार्टनरशिप थोड़ी है, श्रद्धा ही तो काम करी है हमें सारा, शक्ल से लग रहा होगा कि यार ये पक्का श्रद्धा की एजेंसी है या श्रद्धा की फर्म, फर्म तो क्या ही कहेंगे अगर पार्टनरशिप नहीं लग रही तो, मतलब ये श्रद्धा का काम है, ऐसे लग रहा होगा शक्ल से। बट मुझे पता है कि सारे पार्टनर्स हैं, मैं उनके बिहाफ पे सिर्फ एक्ट कर रही हूँ। हम मानते हैं कि पार्टनरशिप दोनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। आप अकेले काम कर रहे हो सकता है बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर्स, जिनको कोई मतलब ना हो काम से, उनके पास पैसा था लगा दिया और घर बैठ गए जाके, स्लीपिंग पार्टनर्स हो सारे के सारे, हो सकता है। हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, इससे हमारे को रेफरेंस मिलता है हमारे फिफ्थ एसेंशियल का, इसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। कि यार आप मेरे बिहाफ पे एक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे एजेंट हो, मैं आपके प्रिंसिपल हूं, मैं आपके बिहाफ पे कर सकती हूँ जी। इट वर्क्स लाइक दैट। एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल है, एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं। दिस is what we call as mutual agency, as the fifth, we recognize this as the fifth essential of the contract of partnership. Okay, नीचे अब मैंने इसका सारे बाइफर्केशन करनी है, एक एक वर्ड की बाइफर्केशन चीथड़े उड़ाने, बेसिकली हम इसका पहले क्लॉज पैराग्राफ 2 पे आ जाते हैं, आ जाओ। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners। वो सब लोग आपके साथ पार्टनरशिप में आए हैं, वो सभी अपने आप में इंडिविजुअली पार्टनर कहलाएंगे। इजी, ठीक है यहां तक। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, मिला के क्या कहलाएंगे? फर्म। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, इस नाम पे वो फर्म चल रही है, इज कॉल्ड, वेरी इजी, है ना। पार्टनर्स क्या हैं? जो इंडिविजुअली कहते हैं जी, पार्टनरशिप, फर्म, बिजनेस, कलेक्टिवली, फर्म नेम जिस नाम पे चल रहा है, खत्म जी। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को जो हमने 5 लिखी हैं इनको समझने लगे हैं। बात आ गई यार, पहले मैंने बोल दिया है पर्सन्स, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, मतलब पार्टनरशिप के लिए बेयर मिनिमम शक्ल से तो लग रहा है प्लूरल लोग चाहिए, 2 ही होता है प्लूरल, सबसे बेयर मिनिमम प्लूरल तो 2 ही है। तो हमें समझ आ गई कि यार एक बंदा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, पर्सन्स चाहिए अपने को। हमने अंदाजा लगा लिया कि अपने मन में अंदाजा लगा लिया कि मिनिमम 2 होंगे। हमने सोचा कहीं पे तो लिखा होगा, चल देख के आते हैं। पूरा हमने एक्ट पढ़ लिया, हमारे को कहीं पे नहीं मिला मिनिमम कितने तो मैक्सिमम कितने, पूरे एक्ट में कहीं पे जिक्र नहीं था कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। फिर हमने एक बारी के लिए कोशिश करी कि हम ना कंपनीज एक्ट में नजर मार के आते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 में हम नजर मारने गए, वहां पे जाके हमें दिखा कि यार ये एक्ट कहता है कि मैं मिनिमम तो नहीं बता सकता, पर मैं मैक्सिमम जरूर बता सकता हूँ। उन्होंने बोल दिया बैंकिंग कंपनी के लिए 50 लोग हो जो, ठीक है, फलानी, उन्होंने हर कंपनी के लिए सेग्रीगेट करके हमें यूजुअली दे दिया, सॉरी हर तरह की फर्म के लिए सेग्रीगेट करके दे दिया कि बैंकिंग फर्म इतने,
फलाना फॉर्म ट्रेडिंग फॉर्म इतना, नॉन ट्रेडिंग फॉर्म इतना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बाइफिकेशन करके दे दी। बोला मेरे को चाहिए नहीं। आपको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर क्वेश्चन पता क्या आता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, और क्वेश्चन लिखा होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 90% ऑफ केसेस में। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे लिखा होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ बैंकिंग फर्म। तो आपको बैंकिंग देखोगे, आप जवाब दे दोगे 50 या 10, जितना भी देना है आपको, है ना, 10 है ना शायद, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, 10 या 50 है बैंकिंग का। एनीवे हाउ डज इट मैटर, तो आप जवाब दे दोगे गलत, लेकिन वहां पे लिखा होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप में तो कोई लिमिट ही नहीं है, आंसर होगा नो लिमिट। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्रोसीड बाय इट। एवरीबडी, अब बारी आ गई, कहते बताओ जरा ये पार्टनर, तो हमने क्रक्स वैसे निकाल लिया हुआ है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी तरह की पार्टनरशिप में। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। अगर 100 से ज्यादा लोग हैं तो इलीगल पार्टनरशिप है। ये मैं नहीं बोल रही, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कंपनीज एक्ट। बस याद रखना, अगर पेपर में दिख जाए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, तो आप 100 के साथ जाना। एक जनरल टर्म आएगी ना, अगर मैक्सिमम कितने, सोचो, अच्छा मतलब समझ आई ना, हाईएस्ट कितना नंबर दे रखा है वो 100 है। ठीक है, 100 से ऊपर वाले जितने लोग होते हैं, जितनी भी पार्टनरशिप होती है, उनको इलीगल बोल देते हैं। ठीक है, सवाल ऐसे यूजुअली नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए यूजुअली पार्टनरशिप का आएगा, जिसमें आपको लिखना है कि नो नंबर, नो मिनिमम, नो मैक्सिमम। ठीक है, अगर आ जाए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर 100 है जी, जवाब है यही है बस। ठीक है, उसके अलावा आई विल ट्राई टू ब्रिंग प्री के क्वेश्चंस, है ना, तो उसमें देख लेंगे अपना कोई आए हुए तो अपन वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे जी बात आ गई पर्सन वर्ड यूज करा, पर्सन कौन से जी, पर्सन कहते हैं दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड, इसको हम एक और नाम देते हैं जुरिस्टिक। ठीक है, आर्टिफिशियल बोल दो, जुरिस्टिक बोल दो, जो मर्जी बोलो। नेचुरल हम सब लोग, आर्टिफिशियल कंपनी। अब सोचो, एयरटेल कहता है जियो को कि मुझे तेरे साथ पार्टनरशिप करनी है, कंपनीज है, कहते हैं जी हमने आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। एयरटेल वाले जियो को बोल रहे हैं, या फला कोई भी ले लो, लोकल कंपनी ले लो, आपस में कह रही है हमने पार्टनरशिप करनी है। तो इन्होंने बोला यार, सवाल कंटेंशन क्या रेज हुई कि यार आप लोग तो आप तो आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब आप तो हमारे लिए नेचुरल पर्सन हो ही नहीं। तो हमने बोला कि यार हमारे बेयर एक्ट में कहाँ पे लिखा है नेचुरल पर्सन होने चाहिए, हम तो आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनरशिप में आ सकते हैं। तो मतलब एक कंपनी जिसको हम एक जुरिस्टिक पर्सनालिटी की तरह रेफर करते हैं। अब सवाल आता है क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन जुरिस्टिक पर्सन का कलेश क्या है। हम मानते देखो, एक जुरिस्टिक पर्सन एक ऐसा नाम है जिसका अपना कोई स्टैंडर्ड है, अपनी कोई औकात है। ठीक है, जुरिस्टिक पर्सन एक ऐसा पर्सन है, नेचुरल तो हम सारे हैं ना यार, उसके अलावा भी हमने बोल दिया यार अच्छा ये ना जो कमेटी है ना, ये ना एक अपने नाम पे चलती है यार, इसकी खुद की बड़ा औकात है इसकी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यार एक ऐसी चीज जो अपने दम पे खड़ी हो सकती है, वो एक जुरिस्टिक पर्सन है, उसको उसके नाम पे सू करा जा सकता है, और वो अपने नाम पे सू कर सकती है। मतलब अगर आप एयरटेल को सू करना चाहते हो तो एयरटेल के नाम पे करोगे, उसका चाहे वो आर्टिफिशियल है यार, वो है ही नहीं, कोई लोग थोड़ी है कोई, फिर भी आप उसके नाम पे सू कर रहे हो, तो मतलब वो जुरिस्टिक पर्सन तो देखो है। और एयरटेल आपको सू करना चाहे तो एयरटेल वर्सेस श्रद्धा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एयरटेल अपने दम पे सू भी कर सकती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी जिसकी खुद की है उसको हम बोल देते हैं जुरिस्टिक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि पर्सन ना होने के बावजूद भी कोई पर्सनालिटी रखता है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया आपको कि यार आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन दोनों को इंक्लूड करा गया है फॉर द पर्पस ऑफ पर्सन हियर। तो मतलब इसका ये हो गया कि दो कंपनीज आपस में पार्टनरशिप में आ सकती हैं, ये मतलब हुआ इसका। अब सवाल आ गया यार क्या एक पार्टनरशिप की खुद की औकात है,
क्या एक पार्टनरशिप, आप सपोजिटली ऐसे लो कि मैंने पार्टनरशिप में आई तमन्ना के साथ, मैंने और तमन्ना ने अपनी पार्टनरशिप का नाम रख दिया एसटी, ठीक है, एसटी फर्म। अब जी एसटी फर्म ने किसी को सू करना है, ठीक है, मैं कहती हूँ एसटी फर्म वर्सेस सिमरन, ठीक है, एसटी फर्म वर्सेस सिमरन, तो कहेंगे यार एसटी फर्म क्या, फर्म की तो खुद की कोई औकात नहीं है, फर्म की औकात तो उसके पार्टनर से है, तो श्रद्धा एंड तमन्ना वर्सेस सिमरन करो, ये क्या है। हम मानते हैं, हमने अभी तो देखा कि यार जिसकी खुद की औकात है, सिर्फ खुद की पर्सनालिटी है, वो सिर्फ अपने दम पे सू कर सकता है। एक चीज क्या समझने वाली है कि एक पार्टनरशिप जो है, जो एक फर्म है, उसकी खुद की कोई औकात नहीं है, खुद की औकात नहीं होने के कारण वो अपने दम पे सू नहीं कर सकती है, ना ही अपने दम पे सू हो सकती है। तो मतलब अगर एक पार्टनरशिप ने सू करना है किसी को, तो उसके पार्टनर्स के नाम पे सू होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, एसटी के नाम पे नहीं, श्रद्धा एंड तमन्ना के नाम पे होगा। जी ला रहे, हाँ जी बोलो। बिजनेस फर्म के नाम पे होता है, हमारे को दो जगह पे ना एंटिटी की जरूरत होती है, एक जैसे कि ओके, मैंने आपको बोला एक फर्म है, क्या है नाम क्या था, इन दोनों की एक फर्म है, एक फर्म है मेरी और तमन्ना की, ठीक है, पार्टनरशिप है, हम ये दोनों की एक पार्टनरशिप, मेरी उसकी एक पार्टनरशिप, हो गया, हो सकता है। अब पता है क्या हुआ, अब मैं ना बोलती हूँ ये एएम का ना, जी एएम ने पार्टनरशिप में आना है एसटी के साथ, मैंने बोला एएम इज वन फर्म, पार्टनरशिप में आना है एसटी के साथ, दो फर्म्स ने, सवाल आया क्या ये अपने दम पे पार्टनरशिप में आ सकती हैं, तो हम कहेंगे यार हम तो कह रहे हैं पार्टनरशिप की खुद की कोई औकात नहीं होती, अपने नाम पे खड़ी नहीं होती फर्म, तो अपना नाम मतलब ये नाम और ये नाम है फर्म्स के, ठीक है, अपने दम पे खड़ी नहीं होती एक पार्टनरशिप। सपोजिटली ये पार्टनरशिप फर्म 1 है, ये पार्टनरशिप फर्म 2 है, अब हम मिलके चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म 3 बनाना, है ना, पार्टनरशिप 1 है, ये पार्टनरशिप 2 है, मिलके 3 बनाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, जो भी कर दो इतना कर दो, है ना, एवरी लोग मतलब एवरी पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे आए, एवरी अपने नाम पे आए, तो दोनों जोड़ के नवा नाम बना लो, दिस इज व्हाट वी इंटेंट। लेकिन कहते हैं कि एक पार्टनरशिप की खुद की औकात नहीं है, तो पता क्या करना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप को आपस में पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप में आना है, एक पार्टनरशिप को दूसरे पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप में आना है, तो पता क्या करो, सारे लोग अलग हो पहले तो, लोगों के नाम से आओ, अभिनंदन प्लस मयंक wanted to enter into a partnership with Shraddha and Tamanna to form one partnership, क्योंकि हम मानते हैं कि एक पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स के नाम से जानी जाती है फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर द पर्पसेस ऑफ सुइंग, फॉर द पर्पस ऑफ केसेस एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ एंटरिंग इनटू अदर पार्टनरशिप्स, एंटरिंग इनटू डील्स एटसेट्रा। आपको पता है, अच्छा पहले सवाल पूछ लो। यस, नो, कंपनी एक एंटिटी है, पार्टनरशिप नहीं है, डिफरेंस बताती हूँ। आपको पता है हम फर्म का नाम नहीं यूज करते, हमारे जैसे देखो बहुत बार ऐसे क्या होता है कि हमारे को शक्ल से पता, क्योंकि नाम के पीछे फर्म नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनका जो ग्रुप है ना, वो जीडीए लिमिटेड करके, इनका पार्टनर, इसका डिवाइन का भी यही है, ठीक है, अगर ये पार्टनरशिप में होती, ठीक है, हमारे को पता भी ना होता, क्योंकि इसके फर्म, इन्होंने अपनी कंपनी जो बना रखी है पीछे से, उसका नाम है जीडीए लिमिटेड, उससे एसोसिएटेड है यार ये, ठीक है। होता पता है क्या है, जब भी हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं ना, तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप कभी, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा तो उसका जवाब देने लगी थी, सवाल पूछो दोबारा। हाँ, मैं बोल रही हूँ अगर आपको सू करना है ना, तो आपको करना पड़ेगा श्रद्धा एंड तमन्ना को सू,
आप एसटी फर्म को सूट नहीं कर पाओगे, एसटी फर्म नाम वर्सेस एसटी फर्म सूट नहीं हो सकता, ठीक है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। आई विल गिव यू अ पैराग्राफ, राइट दैट पैराग्राफ, आस्क मी क्वेश्चंस अगेन, ठीक है, यस प्लीज। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज फॉर, कॉर्पोरेट पर्सन, जितना मैं कॉर्पोरेट लॉ जानती जुनती हूँ नहीं, बट इतना मुझे पता है, फर्म्स के बारे में नहीं है वो पता है, वो कंपनीज के बारे में है। इधर आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ एवरीबॉडी, एक बार बोर्ड पे आना, एक बार बोर्ड पे आओ। पता है क्या हुआ, एक सेकेंड, सुनो 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 सुनो, पता है क्या हुआ, एक कंपनी कहती है अच्छा ए बी सी डी, चार लोग हैं मिलकर ना कंपनी बनाना चाहते हैं, ए बी सी डी चार लोग हैं मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ठीक है जी हमें कंपनी बनाते हैं, साथ में चलाएंगे इसे, बना ली, कंपनी का नाम रख दिया एक्स, ठीक है। साथ कंपनी चल रही है, कंपनी ने लोन लिए, कलेश हो गया, पैसे वापस किए नहीं, लोगों ने सू कर दिया, लोगों ने क्या करा, लोग है श्रद्धा, श्रद्धा ने सू कर दिया वर्सेस कंपनी को, नाम पे होता है कंपनी का तो एयरटेल वर्सेस एयरटेल, है ना, कर दिया जी। अब होता क्या था, हमने बोला लोगों मिलके काम करो, सब कंपनी बना लो यार, जिसके पास पैसे कम है कंपनी बनाओ, बोलते लोग बोलते सर आपने कंपनी में जितनी फॉर्मेलिटी रख रखी है ना, हमसे तो ना हो पाएगी, कंपनी बनाना बहुत टफ काम है, ठीक है। कौन बनाएगा, डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए, सारी चीजें बनानी है, साथ में हमें बेयर मिनिमम फंड रखना है, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, इतनी फॉर्मेलिटी कम पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कर पाएगा, और ना ही जिसके पास टाइम नहीं है वो नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप तो मुंह उठा के जब मर्जी जो मर्जी कर ले, बोला काम करते हैं, आपकी फॉर्मेलिटीज को कम करते हैं, आपको इतने फॉर्मल काम नहीं करना ना, तो आपको काम आसान कर देते हैं, जिस लोगों को इन सब में झंझटों में नहीं पड़ना, वो क्या करना, वो पार्टनरशिप में आ जाना, ठीक है। पार्टनरशिप में आने से क्या बर्डन होगा, कम, आपकी फॉर्मेलिटीज कम हो जाएंगी, ठीक है। फिर बात आई कि यार कंपनी में और क्या फर्क है पार्टनरशिप से, अब कंपनी का एक फायदा भी तो, अब लोग पार्टनरशिप में आगे, पता क्या हुआ, पार्टनरशिप में आ गई मैं, मुझे लगा ठीक है यार खलेरा कम, अब हुआ क्या, मैं पार्टनरशिप में आके लोन लेती हूँ, मैं और तमन्ना एक पार्टनरशिप है, हम लोन लेते हैं सपोजिबली शिक्षा मैम से, है ना, और हम वो चुका नहीं पाते, है ना, हमने लोन ले लिया और हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो होता क्या है, शिक्षा मैम घर पे आते हैं, मेरी गाड़ी ले जाते हैं, ठीक है, कि यार श्रद्धा की गाड़ी चाहिए, मैं बोल रही हूँ मैम ये तो पार्टनरशिप का काम था ना, बोल रहे हैं देखो अगर आप फॉर्मेलिटी से बच के, आपने कंपनी की फॉर्मेलिटी से बचने के चक्कर में पार्टनरशिप करी है, तो पार्टनरशिप में कुछ घाटे भी तो हैं, पार्टनरशिप का घाटा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आप पर्सनली लाइबल हो जाओगे हर काम के लिए, होता है। एक और टर्म आ रही है, तीनों में क्लियर हो जाएगा आपको, उसके बाद आप मुझसे सवाल दोबारा पूछना ही बोला, मैंने बोला क्या मेरे घर से आके मेरी गाड़ी उठा के ले गए हो, मेरा एक्टिवा उठा के ले गए हो, क्या चल रहा है, उन्होंने बोला कि आपकी जो पार्टनरशिप थी ना, क्योंकि आपने बचने के चक्कर में पार्टनरशिप तो कर ली, बट आपको ये नहीं पता था कि पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है, पर्सनल लाइबिलिटी मतलब फर्म को जितना भी घाटा होगा वो मेरे पर्सनल चीजों से भी भरपाई करी जाएगी, ठीक है जी। अब मेरे को लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी 2008 के करीब इंट्रोड्यूस करा गया ये कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009 है, 8 है, चल जो भी है, हाँ है। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने बोल दिया यार इसमें देते हैं आपको डबल फायदा, डबल फायदा कैसे, पार्टनरशिप तो है ही है, साथ में जो कलेश था ना पार्टनरशिप का लाइबिलिटी का, वो भी अनलिमिटेड की जगह उसको कर देते हैं लिमिट, तो आपकी जो लाइबिलिटी थी
उसको भी हम कर देते हैं लिमिट। और अब जो प्रॉब्लम आपको, जो रिपरकशंस आपको फेस करने पड़ रहे थे एक पार्टनरशिप में, अब आपको वो नहीं करने पड़ेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, दैट इज सोली रिलेटेड टू अ कंपनी। कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिविजुअल पर्सन in its own name. It is recognized as an artificial and juristic personality. यहां तक ठीक है? नहीं है, ब्लेंड है वो। यस प्लीज। पहले पता क्या होता है, पहले पता क्या होता है, कर्जा कैसे चुकाया जाता है ये भी बताया गया है सेक्शन नंबर 40 में जाके। वहां पे बताया गया कि सबसे पहला जितना उसने इन्वेस्ट करा था पहले तो उसमें से निकालो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जो बच रहे हैं उसमें से निकाल लो। तीसरा कहीं नहीं जा रहा तो पर्सनली भेज दो जी। अगर फर्म का लोन था 1 करोड़ का और सबने डाला 20-20 लाख था, 4 लोगों ने 80 लाख हो गए, 20 लाख वो भी बच गए, 20 लाख इनके घर से उठाओ जी, 5-5 लाख। दिस इज व्हाट अ पार्टनरशिप डज, ठीक है। तो पता कैसे आएगा ये? अच्छा ये ले लो, लिसन लिसन, द क्वेश्चन इज कि एएम इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड दिस इज अ कंपनी। कंपनी तो अपने नाम पे चलती है यार, उसको कोई डर नहीं है ना। कंपनी की खुद की बड़ी औकात है यार, इसकी है नहीं। एएम अब चाहती है पार्टनरशिप फर्म टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कंपनी। इनका सवाल है कि ये हो जाएगी? हमने बोला नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, पार्टनरशिप की खुद की बात नहीं है, कंपनी की है। ये सारी चीजों को दिमाग में रख के इसकी पार्टनरशिप कैसे होगी? कंपनी सी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद ए एंड एम। इसको भी ये बन गई कंपनी के मेंबर्स, तो कंपनी तो अपने नाम पे जाएगी। एयरटेल प्लस अभिनंदन प्लस मैं। आप रजिस्ट्रेशन, आप सुई नहीं कर सकते जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो। रजिस्ट्रेशन में सबके नाम साइन है, भी पार्टनर्स के नाम से पहचान नहीं हो पाती है पार्टनरशिप फर्म की। हमने क्या कर रखा है, अगर आपको सू करना है, देखो आपको सू करना है तो आपको रजिस्ट्री चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑफिस में हाँ, मेंबर्स को अगर फर्म को भी सू करना है, आपको पता क्या होता है? मैंने ना एक सुनो 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 एवरीबडी, मैंने पता क्या करा, लिसन टू मी वंस, आई एंड द क्लास आफ्टर दैट। टाइम हो गया ना? मैंने पता क्या करा, मैंने पार्टनरशिप में एंटर करा, सॉरी पार्टनरशिप नहीं, हाँ, मैंने ना एक पार्टनरशिप फर्म से कोई सामान खरीदा। एक पार्टनरशिप टर्म है, फर्म है एबी, एबीसी 3 जनों की है। मैंने उनसे सामान खरीद दिया, ठीक है। अब सामान निकला खराब, बेड़ा गर्क, जो था वो था ही नहीं। अब मैं इन पे केस ठोकना चाहती हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि केस किस किस पर ठोकूं, मुझे क्या पता कितने जाने हैं, ये दुकान पे तो एक ही बैठता है। तो आपको कहा गया है जब आप सेक्शन 69 पढ़ते हो, वहां पे जाकर आपको रेफरेंस मिलता है कि यार जब भी आप किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ एंटर करते हो ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो पहले चेक कर लिया करो वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि वरना आप सारा जीवन लगा दो, आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि श्रद्धा भी तो इनकी पार्टनर थी, क्योंकि कहीं पे प्रूफ ही नहीं है, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। लूप होल्स भी हैं पार्टनरशिप के। तो आप देखो, आप मेरे साथ एंटर करें पार्टनरशिप में, आकाश अर्श, आप मेरे साथ एंटर करें मेरी फर्म के साथ पार्टनरशिप में, मैं भी उनके पार्टनर हूँ। आप आगे जी कि श्रद्धा पार्टनर है जी इनकी, मैं श्रद्धा को भी सू करना चाहती हूँ, मैंने कहा प्रूफ करके दिखा दो। आप प्रूफ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो ये प्रेफर करा जाना चाहिए कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो
तो आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट से पहले, उनके रजिस्ट्रेशन है और मेंबर्स कौन कौन है, क्योंकि इसी के थ्रू आप कल को केस ठोक पाएंगे। वरना आपको जितना इनको एक ही इंसान दिख रहा है, ये क्या कहेंगे पार्टनरशिप में, कहां से प्रूव करते हैं, पार्टनरशिप कभी नहीं कर पाएंगे प्रूफ, ऐसा रहता है। इसके बहुत सारे देर आर लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल इट इंटरकनेक्टिविटीज, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ इंट्रिगेसीज रादर। आई एम गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, गिव मी सम टाइम, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, एंड आई होप that it will make sense to you in no time, and thank you very much, take care of yourselves, have a good day ahead, bye bye. Yes, yes, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट अजय,